ओके, वेलकम एवरीवन टू सप्तऋषि ऑनलाइन क्लासेस। ये चैप्टर जो आवर्त सारणी है आपकी किताब में अंतिम में होगा, बट हम इसको पहले पढ़ेंगे ताकि हम केमिस्ट्री को अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। पीरियोडिक टेबल को हम हिंदी में आवर्त सारणी बोलते हैं। ये बहुत सारे डिफरेंट स्टेजेस से होके गुजरा है, तब जाके आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है, जिसको हम आधुनिक आवर्त सारणी बोलते हैं। हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने इसको देखा नहीं हो, तो ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना के रखा है, ठीक है। उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं ताकि हम ट्रांजिशन को अच्छे से समझ पाएँ। जो आवर्त सारणी है इसमें क्या होते हैं, अलग अलग तत्व होते हैं। ये एलिमेंट्स का ग्रुप है, इनमें एलिमेंट्स को सजाया गया है, ठीक है। अब इनके एटम्स होते हैं, ठीक है। कोई भी जो एटम्स एज होल होता है ना, वो न्यूट्रल होता है। जो परमाणु होता है हमेशा उदासीन होता है। जब संपूर्ण परमाणु की बात करेंगे हम तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब देखिए, जितने भी तत्व हैं उनके एटॉमिक नंबर होते हैं, ठीक है, परमाणु नंबर, ठीक है, परमाणु क्रमांक जो बोलते हैं हम, ठीक है। ये परमाणु का क्रमांक होते क्या है, तो ये नंबर्स ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, क्या चीज, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अगला जो टर्म है वो है एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपका परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। आप यहाँ पे एक फोटो देख रहे होंगे, एक पिक्चर सा गोल सा बनाया हुआ है। इसमें बीच में लिखा हुआ है P+N। इसका मतलब है ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स का हो सकता है आपसे चार्ज पूछ दे, ठीक है, तो ये याद रखना है -1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। आप ध्यान रखें, यहाँ पे ये माइनस है, लेकिन प्रोटॉन की बात करेंगे तो यहाँ पे ये प्लस है। इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है, नहीं तो आप एक नंबर में ऑप्शनल में गलत कर जाएंगे, ठीक है। वहीं कोई पूछे कि न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है, हमेशा न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। अगला टर्म है एटॉमिक मास। ये इक्वल नहीं है, आप भूल के भी इसको इक्वल ना समझें, अप्रॉक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। एटॉमिक मास जो होता है वो 2 × एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, ठीक है। अप्रॉक्स बराबर होता है, फिर से ये टर्म मैं दोहरा रहा हूँ, अप्रॉक्स, ठीक है, बिल्कुल बराबर नहीं होते। जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं वो दोगुने होते हैं किसके, परमाणु क्रमांक के। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। इसको दिया किसने, बोर साहब ने दिया इसको, ठीक है। अब बोर साहब ने इसको समझाया कैसे, ये विन्यास हम समझेंगे कैसे। तो इन्होंने क्या किया, मान लिया एक एटम है, एटम के बीच में न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। इनके चारों तरफ क्या होते हैं, मैंने बोला अभी आपको ऊपर समझाया कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। अब ये अपनी एनर्जी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग कक्षों में घूमते हैं, ठीक है। तो उनको अलग अलग नाम दे दिया इन्होंने, KLMN, ठीक है। और सेल्स, जिस कक्ष में ये घूमते हैं उनको बोलते हैं सेल्स, ठीक है। अब रही बात कि कितने एनर्जी के हिसाब से या कितने इलेक्ट्रॉन्स एक कक्ष में घूम सकते हैं, तो उसके निकालने का फॉर्मूला है यहाँ पे दे रखा है मैंने, 2n², ठीक है। अब देखिए, K को हम 1 मान लेंगे, L को 2, M को 3 दे देते हैं और N को 4। अब इनके हम मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है जो इनके कक्ष में आ सकते हैं निकालेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है अभी बताया मैंने, 2n²। इनके जगह पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2। मतलब K में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। वैसे ही L में, ठीक है, 2 दे दिया है 8, ठीक है। ऐसे ही M 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ऐसे ही N कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी मैक्सिमम जो K सेल में इलेक्ट्रॉन्स हटेंगे वो हैं 2, L सेल में 8, M में 18 और N में 32, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, अगर आपको बोला जाए कि हम कैसे विन्यास निकालेंगे, ठीक है, तो जैसे देखिए हमने यहाँ पे सोडियम का ले रखा है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। पहले हमने 2 रखा, मतलब K सेल में 2 हट गया,
ठीक, एल सेल में कितने होंगे 8, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एल सेल में कितने अट सकते हैं 8, ठीक है। हमारे पास बचा कितना 1, ठीक है, तो 1 बच गया। तो ये जो होता है ना, ये जो अंतिम में जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है इसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब आप इसको आगे पढ़ेंगे कि इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा हम जो संयोजकता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये निकालते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको सिखाऊंगा, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आने दीजिए, ठीक है, या वीडियो के आगे हम देख लेंगे इसको, ठीक है। अगला, एलिमेंट स्टेबल होने के लिए मैक्सिमम कितने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए हो सकता है यहाँ पे चांसेस हैं कि आपके 8 से ज़्यादा हो, बट कोई भी चीज़, कोई भी एलिमेंट जो है स्टेबल होने के लिए क्या 8 इलेक्ट्रॉन्स अंतिम में होने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं तो वो स्टेबल हो जाएगा एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए, अंतिम कक्ष पूर्ण रूप से भरी हो। अंतिम कक्ष पूर्ण रूप से भरी हो मतलब या तो इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा है, जहाँ यहाँ पे ज़्यादा है तो आप इसको दान कर दीजिए, या अगर आपके आउटर मोस्ट सेल में अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन्स लेके हम फुलफिल कर लेंगे। मैक्सिमम मतलब 8 होने चाहिए स्टेबल होने के लिए, ठीक है। या इधर नीचे लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, अंतिम कक्ष में पूरी तरह खाली हो कर दिया जाए, ठीक है। तो दो तरीके से हम किसी एलिमेंट्स को स्टेबल कर सकते हैं। पहला क्या है कि ये या तो फुल्ली फिल्ड कर दें उसको, या दूसरा उसको खाली कर दें, ठीक है। अब वैलेंसी पढ़ाने से, संयोजकता पढ़ाने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन जैसे दिया है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, उनके बगल में उनके परमाणु क्रमांक लिखे हुए हैं, एटॉमिक नंबर्स लिखे हुए हैं, आप उन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि अगर आप 10वीं कक्षा में हैं तो आप इतना तो याद कर ही सकते हैं। तो यहाँ से 1 से लेके 20 तक आपको तत्वों के नाम दिए गए हैं, आप प्लीज़ उन पे ध्यान दें, ठीक है। अगला बात है वैलेंसी का, संयोजकता। हम देखते हैं वैलेंसी कैसे निकलती हैं, ठीक है। नॉर्मल हमने यहाँ सोडियम से लेके कैल्शियम तक लिख लिया है, उनके ऊपर एटॉमिक नंबर्स लिखे हुए हैं 11, 12, 13, 14, यहाँ 20 तक, ठीक है। अब इनके नीचे 281 लिखा होगा, 282 लिखा है, 283 लिखा है। ये क्या है? अभी जो आपको मैंने सिखाया ऊपर, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, यहाँ पे सोडियम का लिख के मैंने बताया, वैसे ही सारे एलिमेंट्स का इधर लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने क्या किया है, जब संयोजकता निकालने की बात है, ये है क्या, मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, ये है क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब उनकी वैलेंसी निकालनी है, ठीक है, संयोजकता निकालना है, ठीक है। तो संयोजकता का होता है, देखिए अभी हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, सिंपली बात है कि आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको या तो डोनेट कर दे या उसको फुल्ली फिल्ड कर ले, ठीक है। दो ही कंडीशन में होता है। तो देखिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसका वैलेंसी हो जाएगा, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर देता है तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम वैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब डोनेट कोई करता है तो ये जो Na है ये क्या लिखा जाएगा, Na+ लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? Na+ लिखा जाएगा। डोनेट करेगा मतलब दान करेगा तब, ठीक। डोनेशन की स्थिति में प्लस लिखते हैं, मतलब किसी के पास ज़्यादा है तो वो डोनेट किया, ठीक है। ऐसे ही मैग्नीशियम आया, यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो वैलेंसी क्या होगा, 2। आउटर मोस्ट शेल में एल्युमिनियम के कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। सिलिकॉन के कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, ठीक है। तो इनकी वैलेंसी 1, 2, 3, 4 तक ही होगी। अब देखिए मामला यहाँ से सोचने लायक है कि यहाँ पे 5 हो गए, तो इसके पास ये सोचिए कि अगर ये 5 डोनेट जल्दी कर सकता है या 3 ले जल्दी सकता है, तो इसके लिए 3 लेना आसान होगा। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए, ठीक है। तो अब 4 वैलेंसी तक हम कोई फॉर्मूला नहीं यूज करते, लेकिन 5वां जब आता है तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। 8 में से उनको घटा देने पे हमारा वैलेंसी निकल जाएगा, संयोजकता निकल जाएगा। तो यहाँ 8 में से 5 गया, 3 बचा, यहाँ 8 में से 6 गया, इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, कैल्शियम की वैलेंसी 1 हो जाएगी, क्लोरीन की आर्गन की कितनी हो जाएगी, 8 ही है, मतलब ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नोबेल गैस में आते हैं, ठीक है। ये रही आपकी ऐसी चीज़ें जो आपको मालूम होने चाहिए। अब देखते हैं हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक पहुंचने से पहले मैंने आपको शुरू में ही बोला कि हम बहुत सारे स्टेजेस से होके गुजरे हैं, ठीक है। उनमें से एक है जिन्होंने
इस टेबल को बनाने में हम बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया वो है डोबेर्नियर। इसको बोलते हैं डोबेर्नियर ट्रायड। ठीक है, डोबेर्नियर का त्रिसमूह। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, दोनों विद्यार्थियों के लिए है, जो भी आप माध्यम में हैं इस पर ध्यान दें। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे न्यूलैंड ऑक्टेव के बारे में, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। ठीक है, फिर मैंडलिप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अगला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक पहुंचने से पहले हम डोबेर्नियर, न्यूलैंड और मैंडलिप को पढ़ लेते हैं। पहला आता है हमारा डोबेर्नियर ट्रायड। ठीक है, डोबेर्नियर ट्रायड मतलब त्रिसमूह। ठीक है, ट्रायड का मतलब त्रिसमूह हो गया। ठीक है, ये पहली बार जो कॉन्सेप्ट है वो 1829 में आया था। ये जर्मनी के थे। कौन? डोबेर्नियर साहब। ठीक है, जिन्होंने डोबेर्नियर ट्रायड त्रिसमूह दिया वो कहाँ के थे? जर्मनी के थे। और कब दिया था? 1829 में दिया था। अब इन्होंने अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे हम जानेंगे कि उसमें कैसे सजाया है उन्होंने। ठीक है, जो बोर साहब हैं उन्होंने कैसे सजाया है। लेकिन आप एक बात याद रखें, या डोबेर्नियर की बात किया जाए, न्यूलैंड ऑक्टेव की बात किया जाए या मेंडलिप की बात किया जाए, इन तीनों साइंटिस्टों ने द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से ही आवर्त सारणी का निर्माण किया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सजाया है। एलिमेंट अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ठीक है, मास के। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में याद रखिएगा वो क्या है? एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजाया गया है। ठीक है, अब देखिए ये त्रिसमूह इनका था क्या। और त्रिसमूह की बात की जाए कि उन्होंने क्या किया कि तीन तीन एलिमेंट को एक साथ रखा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट एक्स है, वाई है, जेड है, और उन्होंने बोला कि जो ये पहला है एलिमेंट ना और तीसरा जो एलिमेंट है, इनका जो परमाणु द्रव्यमान है वो अगर हम उसका एवरेज निकालें, ठीक है, मान लो एक है एक्स का, जेड का है 3, अगर हम इसका औसत यानी एवरेज निकालते हैं तो आता है 2। ठीक है, तो ये जो 2 आया है ना, ये किसका द्रव्यमान है? ये सेकेंड वाले का है। ठीक है, मतलब पहले और अंतिम तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत बीच वाले के बराबर होगा। ठीक है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट विल बी इक्वल टू द मिडिल वन। यही सिद्धांत दिया किन्होंने? डोबेर्नियर साहब ने। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। आज के कॉन्सेप्ट में, आज के मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट में आप इसको देख सकते हैं। जैसे लिथियम का होता है 7 होता है एटॉमिक मास, सोडियम का क्या होता है 23 होता है, पोटेशियम का क्या होता है 39 होता है। अगर फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट का हम एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा 23। अब देखिए 23 आया है कि नहीं सोडियम का। ठीक है, अभी तक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट जो इन्होंने दिया वो है अल्कली मेटल ग्रुप। इन्होंने 3 ग्रुप दिए। ठीक है, अब तीनों ग्रुप को पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला दिया अल्कली मेटल ग्रुप। ठीक है, अब इनकी खासियत क्या थी? ये जो अल्कली मेटल्स हैं इनकी खासियत क्या थी? तो ऑल एलिमेंट्स जो हैं, ऑल जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल ही हैं। क्या है? मेटल है। मतलब अल्कली मेटल ग्रुप में जो बोला है ना मेटल, ये सारे मेटल ही है। ठीक है, ये ग्रुप में ही नाम दे दिया है इसका कि ये सारे मेटल ही हैं। ठीक है, अब ये देखिए जो अल्कलीज मेटल हैं वो क्या बनते हैं? पानी के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो वो क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये इनकी खासियत है। जितने अल्कली मेटल हैं अगर वो पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, अल्कली प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोक्साइड बना रहा है, ठीक है, बेस का, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस बन रहे हैं। ठीक है, सोडियम के साथ वाटर का रिएक्शन हुआ, NaOH बना, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकला। यही बात यहाँ पे इन्होंने बोला कि जब भी वाटर के साथ रिएक्शन होगा क्या होगा? हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। ठीक है, बढ़िया। अब इनकी संयोजिकता क्या होगी? तो संयोजिकता के बारे में इन्होंने बताया कि इनकी संयोजिकता 1 होगी। दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप, जो दूसरा कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया कि जिन्होंने 3 ग्रुप में जो बांटा, दूसरा था अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। ठीक है, अब इनकी खासियत क्या है? जैसे आपने यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अल्कली मेटल ग्रुप्स की कुछ खासियत है, वैसे ही अल्कलाइन मेटल ग्रुप, अर्थ मेटल ग्रुप की भी कुछ खासियत है। जैसे अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन बना रहे थे, यहाँ पे ये क्या बनाएंगे? ऑक्साइड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑक्साइड्स बनाएंगे। इनकी वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, क्या होगी? 2 होगी। और ये प्लस की वैलेंसी होगी। प्लस मतलब अभी आपको बताया कि जो डोनेट करते हैं उस पर प्लस रहते हैं, जो डोनेट करते हैं वो प्लस है। मतलब ये भी क्या होंगे? मेटल ही होंगे। क्या होंगे? मेटल ही होंगे, धातु ही होंगे। ठीक है, अब वैसा लिखा ही हुआ है ऊपर में, आपको आप देख सकते हैं। जैसे कैल्शियम हुआ, स्ट्रोंटियम हुआ, बैरियम हुआ,
ठीक है, इनके अंतिम में 2 आ रहे हैं। कब कब कॉन्फ़िगरेशन करने पर, ठीक है, आपको अभी ऊपर बताया गया है। नहीं समझ आया तो आप वीडियो वापस से जाके देखें ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हेलोजन ग्रुप। क्या है? हेलोजन ग्रुप। इसको सॉल्ट ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्ट ग्रुप, यानी लवण समूह भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये लास्ट ग्रुप है, ठीक है। ऑल दीज एलिमेंट्स आर नॉन मेटल। इन्होंने क्या किया, जबकि ये सबसे पहले बनाया इन्होंने पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी बनाया, उस वक्त एलिमेंट्स काफ़ी कम थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 2 मेटल्स के रूप रखे और एक को नॉन मेटल्स के नाम से दे दिया। अब इनकी भी वैलेंसी 1 होती है। अब देखिए वैलेंसी 1 होती है तो आपको अब बोलेंगे कि ये तो धातु होने चाहिए। जी नहीं, इनके अंतिम जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? 7 होते हैं। आप देख सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, सबकी वैलेंसी अंतिम में क्या है? 1 ही है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है। कितने हैं फ्री इलेक्ट्रॉन? 7 है, ठीक है। अब ये वाटर के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? अम्ल बनाते हैं। क्या बनाएंगे? अम्ल बनाएंगे। अभी आपने देखा जो दोनों ग्रुप थे वो क्या बना रहे थे? बेस बना रहे थे, ठीक है। ये क्या बनाएंगे? अम्ल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है। अब देखिए डोबर्नियर की कुछ कमियां, जो लिमिटेशंस हैं, ठीक है। इन्होंने नोबल गैस के बारे में नहीं बताया, ठीक है। इन्होंने कोई नोबल गैस के बारे में नहीं बताया कि नोबल गैस जैसी तत्व भी, एलिमेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिमिटेड डिस्कवरी थी, इनके लिमिटेशन थे, ठीक है। जैसा आपके मैंने बताया कि इन्होंने पहली बार शुरू किया था तो इनके पास ज़्यादा एलिमेंट्स उस वक्त डिस्कवर्ड नहीं थे, ठीक है। अब डोबर्नियर के बाद अगला नंबर आता है न्यूलैंड ऑक्टेव का। किनका? न्यूलैंड ऑक्टेव। इन्होंने अष्टक सिद्धांत दिया। अष्टक सिद्धांत, अब देखिए 1829 में पहली बार डोबर्नियर दिया। कितने साल लग गए? एक पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी आने में कितने साल लग गए? 1864, ठीक है। अब इन्होंने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से ही सजाया, ठीक है। लेकिन उस वक्त देखिए 56 एलिमेंट थे, और कोई पूछे कि न्यूलैंड ऑक्टेव में कितने एलिमेंट्स थे उनके पीरियोडिक टेबल में, तो 56 थे, ठीक है। अब देखिए इन्होंने, आप सुने होंगे भारतीय म्यूजिक में है सारे गामा पा धनिशा, आपने ये वर्ड सुना होगा पहले। इन्हीं के हिसाब से इन्होंने इस टेबल को तैयार किया। इन्होंने क्या किया कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट है और वो 8 एलिमेंट है, ठीक है, जो 8 एलिमेंट है वो उनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। क्या होंगी? सेम होंगी। मतलब उन्होंने बोला 8वें पद की विशेषता पहले तत्व के सामने होगी। क्यों होगी? क्योंकि पहला तत्व और 8वां तत्व जो है उनकी प्रॉपर्टी जो है सेम है, ठीक है। तो उनकी जो टेबल है, जो न्यूलैंड ऑक्टेव है, उनकी टेबल्स कुछ इस प्रकार दिखती थी, ठीक है। सारे गामा पा धनिशा लिखा हुआ है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। देखिए कैल्शियम तक तो इन्होंने सही बताया, ठीक है, लेकिन ये क्रोमियम पर इनका जो सारे गामा पदनिशा था, ठीक है, गड़बड़ कर दिया इन्होंने, ठीक है। दूसरा गड़बड़ यहाँ पे ये किया कि ये जो आयरन दिख रहा है और कोबाल्ट और निकेल दिख रहा है, इनकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं लगभग, इनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया। तीसरा गलती इन्होंने ये किया कि कोबाल्ट और निकेल को एक ही में रख दिया, एक ही स्लॉट में, जबकि हर एक एलिमेंट के लिए आप देख सकते हैं अलग अलग स्लॉट है, ठीक है, ठीक है। तो कोबाल्ट और निकेल को एक में रख दिया। आयरन, कोबाल्ट और निकेल की प्रॉपर्टी सेम होती है, इनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया। यहाँ पे क्रोमियम की भी स्थिति गड़बड़ कर दी, ठीक है। तो इनके कुछ लिमिटेशन है। पहला, क्रोमियम की पोजीशन रॉन्ग बताया इन्होंने, ठीक है। दूसरा, कोबाल्ट और निकेल को एक साथ रख दिया। तीसरा, आयरन, कोबाल्ट और निकेल की है सेम प्रॉपर्टी, बस इनको अलग अलग सॉर्ट में रखा गया, और इन्होंने भी नोबेल गैस के बारे में नहीं बताया। तो आप देख सकते हैं ना डोबर्नियर बता पाए नोबेल गैस के बारे में, और ना ही ऑक्टेव बता पाए। जिनकी हम बात करेंगे उनका नाम है मेंडलीफ, ठीक है। अब देखिए मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं। 1869 में आया, ठीक है, तुरंत 5 साल बाद, ठीक है, न्यूलैंड ऑक्टेव के 5 साल बाद ही तुरंत मेंडली साहब लेके आ गए अपना पीरियोडिक टेबल। अब उन्होंने किया कि जितनी लिमिटेशंस हैं उनकी धज्जियाँ हम उड़ा देंगे, ठीक है। तो चलिए हम भी धज्जियाँ उड़ाते हैं इनकी। अब उन्होंने क्या बोला, इन्होंने भी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सजाया। ये रट लीजिए आप, ठीक है। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पूछे कि किसके हिसाब से सजाया गया, तो याद रखिए परमाणु क्रमांक याद रखिएगा। और बाकी तीनों में, कि डोबर्नियर का पूछे,
न्यूलैंड का पूछे, मैंडलिप का पूछे, याद रखें परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं आगे। तत्व अगर ऑक्साइड के बनते हैं और उनका जनरल फॉर्मूला एक जैसा होता है, उनकी रासायनिक गुण भी एक जैसे ही होंगे। इन्होंने बोला, किसने? मैंडलिप साहब ने बोला। ठीक है, अब इन्होंने एक सीरीज दे दी। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है R2O और RO, आपको बस दो याद रखने हैं। ठीक है, अब देखिए R2O में हम O2 का जुड़ाव करें, O+ का जुड़ाव कर देंगे तो क्या हो जाएगा? R2O3 में, यानी ऑक्सीजन बढ़ रहे हैं। ऐसे ही इन्होंने एक और ग्रुप दिया, R2O5 दिया, ऐसे ही इन्होंने और इसको बढ़ाया और R2O7 तक गए। ठीक, अब दूसरा है RO, इसमें क्या होगा? एक ऑक्सीजन जुड़ेगा। ठीक है, एक ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो RO2 हो गया। ठीक है, RO3 हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है याद करना, प्लीज़ एग्जाम आ रहे हैं, आप इस चीज़ को ध्यान रखें। ठीक है, R2 और RO। ठीक है, वैसे आएंगे नहीं, लिमिटेशन ही आते हैं, बट आप इसको समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेंगे आपके लिए। ठीक है, 11th-12th में अगर आप साइंस लेने वाले हैं तो वैसे ही देखिए, लिथियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर के साथ जो भी ऑक्साइड्स बनाते हैं, जितने ऑक्साइड बनाने वाले हैं सबको इन्होंने RO के साथ रख दिया। ठीक है, तो ये तत्व इन्होंने ऑक्साइड, जो भी एलिमेंट्स ऑक्साइड बना रहे थे उनके हिसाब से इन्होंने रख दिया। अगला आता है, अब मान लीजिए जो ऑक्साइड नहीं बना रहा है, फिर उसको कैसे रखे? ठीक है, जो हाइड्रोक्साइड बना दे रहे हैं उनका, तो ठीक है, उन्होंने एक और फॉर्मूला दिया हाइड्रोक्साइड बनाने वाले के लिए। ठीक है, उन्होंने बोला R2 के नीचे हम RH रखेंगे। ठीक है, RH2 रखेंगे। ये तो बहुत आसान है, RH4, RH3, RH2 और RH। ठीक है, 4 तक मतलब आएगा RH4, फिर एक एक घटते जाएगा। आप सिंपली इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, लिथियम के साथ आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं थ्योरली इसको जा नहीं रहा, और एग्ज़ाम है तो आप ज़्यादा रट नहीं पाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को मैं ध्यान में रख के ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अब इनमें ये जरूर पूछा जाता है कि जो मैंडलिप्स आते उनमें कितने ग्रुप्स थे, यानी वर्गों की संख्या उनके पीरियोडिक टेबल में कितनी थी? तो 8 थी। याद रखें इसको। ठीक है, देखिए, वर्ग का मतलब होता है ऊपर से नीचे, वर्टिकल। ठीक है, रो या पीरियड उनको बोलते हैं जो हॉरिजॉन्टल जाती हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कितने बॉक्स थे? उनमें 6 थे। कितने थे? 6 थे। अब देखिए इनकी कमियां काफी इंपॉर्टेंट है इनकी, तो आप ध्यान से सुने। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो अपना पीरियोडिक टेबल तैयार किया उसमें जो 44 है नंबर, 68 नंबर है और 72 नंबर है, उसको खाली रखा। जो 44 नंबर का स्लॉट है, 68 और 72 नंबर का स्लॉट है, इन्होंने उसको खाली रखा। और वैकेंट स्पेस इसलिए रखा क्योंकि ये नए एलिमेंट की खोज में थे, या नए जो एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे उनको इन प्लेसेस पे रखे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, जो आयरन, कोबाल्ट और निकेल के बारे में जो गलत फहमियां हो गई थी किनसे? ऑक्टेव साहब से। जो ऑक्टेव का सिद्धांत था उसमें, ठीक है, न्यूलैंड साहब से जो गलतियां हुई थी उनको इन्होंने सुधारने का प्रयास किया। इन्होंने क्या किया? आयरन को पहले रख दिया। ठीक है, कोबाल्ट और निकेल को सेम स्लॉट में रखा। ठीक है, आयरन को पहले कर दिया, कोबाल्ट और निकेल को सेम स्लॉट में रख के क्या किया कि इनकी प्रॉपर्टी सेम है तो इनको एक साथ रख देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलती हो गई। अब यहाँ पे ध्यान आप देंगे तो ये लिखा हुआ है क्या? 58.93। ठीक है, क्या है ये? परमाणु द्रव्यमान है। क्या है? परमाणु द्रव्यमान है। वहीं निकेल का देखेंगे 58.71 है। क्या है? 71। तो भैया अगर आप इंक्रीजिंग परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से इसको सजा रहे हैं तो आपको कोबाल्ट को बाद में रखना चाहिए, निकेल को पहले में रखना चाहिए। यहीं पे इन्होंने गलती कर दी। क्या की? कोबाल्ट और निकेल का पोजीशन गलत कर दिया। हाँ, इनको सेम स्लॉट में रखा, मतलब ऑक्टेव जो अष्टक सिद्धांत हैं उनमें इन्होंने परिवर्तन तो किया, लेकिन ये भी गलत कर दिए। क्या? निकेल को पहले रखना था, कोबाल्ट को बाद में रखना था, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान कोबाल्ट का ज्यादा होता है। किससे? निकेल से। ठीक है, तो इन्होंने ये कमियां, ये गलती कर दी। ठीक है, एक चीज सही की तो एक गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जो अभी ऊपर मैंने आपको समझाया कि जो स्लॉट खाली रखे 44, 68 और 72 वाले, ठीक है, उनको अलग अलग नाम से इन्होंने पहले ही नामकरण कर दिया। एलिमेंट खोजने से पहले ही इन्होंने नामकरण कर दिया। जैसे
ये ग्रुप में 44 आता है, बोरोन और एल्युमिनियम के नीचे आता है 44 और उससे बगल में आता है 68। तो इन्होंने बोरोन के नाम से एक रख दिया, इक्का बोरोन कर दिया, और जो 68 वाला स्लॉट था उस पर 68 नंबर का जो स्लॉट था उसको बोल दिया इक्का एल्युमिनियम। मतलब एक बोरोन के नाम से रख दिया इक्का बोरोन और एक एल्युमिनियम के नाम से इक्का एल्युमिनियम। लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि इक्का बोरोन को आज क्या बोलते हैं? तो आज बोलते हैं उसको क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में स्कैंडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैंडियम बोलते हैं। और 68 नंबर पे जो इक्का एल्युमिनियम रखा गया है उसको क्या बोलते हैं? तो गैलियम बोलते हैं। याद रखें, आपके 3 मार्क्स में ये पूछ सकता है या 1 नंबर्स में पूछ सकते हैं कि भाई जो इक्का बोरोन है उसका नाम क्या था, और 4 आपको एलिमेंट्स के नाम दे देंगे, आप उसमें देख लीजिएगा कि स्कैंडियम कहाँ पे है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, इनके लिमिटेशन में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे ही अब जो 72 नंबर का जो स्लॉट खाली रखा था उसका नाम क्या था? तो इन्होंने क्या किया था, सिलिकॉन के नाम पे इक्का सिलिकॉन नाम दे दिया था। अब आज पूछा जाए कि आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसका नाम क्या है, तो जर्मीनियम नाम है। क्या है? जर्मीनियम नाम है। ठीक है, ठीक। अब देखो, अगली कमियां इनकी थी, समस्थानिक को सुलझा नहीं पाए। जैसे हम देखते हैं ना, समस्थानिक का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन के अलग अलग परमाणु द्रव्यमान है। क्या है? अलग अलग परमाणु द्रव्यमान है, आइसोटोप्स हैं, इनको इन्होंने नहीं बताया। ठीक है, अगला, इन्होंने भी नोबेल गैस को नहीं बताया। ठीक है, और हाइड्रोजन की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये समस्थानिक होता है ना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एक परमाणु द्रव्यमान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो इसके आइसोटोप्स के बारे में इन्होंने नहीं बताया, यही इन्होंने गलती कर दी। और उस वक्त हाइड्रोजन के बारे में लोगों को पता था। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट लोकेशन हाइड्रोजन का नहीं बता पाए, ये एक लिमिटेशन है। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, ये स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको याद रखें। ठीक है, और लिमिटेशन तो है ही, अगर 3 नंबर में पूछे तो आप 3 लिमिटेशन उठा के इनको बता दें। पहला क्या था कि ये इन्होंने फेरस, कोबाल्ट और निकल को एक स्लॉट में तो रखा है, लेकिन क्या, कोबाल्ट को पहले रख दिया निकेल के, क्योंकि निकेल तो परमाणु द्रव्यमान में छोटा है, फिर भी यहीं पे गलती हो गई इनकी। ठीक है, दूसरा चीज, नोबेल गैस को इन्होंने नहीं बताया, समस्थानिक के बारे में नहीं बता पाए, समस्थानिक के बारे में नहीं बता पाए, तो हाइड्रोजन के बारे में एग्जैक्ट लोकेशन ये नहीं बता पाए। ठीक है, यही होता है आपका वीडियो खत्म। अब हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे कि मॉर्निंग तक हम अपलोड कर दें। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपका सेकेंड पार्ट, उसमें हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड जय हिंद। थैंक यू।